नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मापवानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, यू वाचिंग एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। आज तारीख है 22 दिसंबर 2023। हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले पॉजिटिव कोट ऑफ द डे, जैक वेल्च जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जुड़े हुए हैं। राइट, जीई आज जहां पर है तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इन्होंने प्ले किया है, जैक ने प्ले किया है। वो कहते हैं बिफोर यू आर ए लीडर, सक्सेस इज अबाउट ग्रोइंग योरसेल्फ। लेकिन जब आप लीडर बन जाते हैं ना, तब सक्सेस इज ऑल अबाउट ग्रोइंग अदर्स। यही डिफरेंस होता है एक रेगुलर बॉस और एक ग्रेट लीडर के अंदर। रेगुलर बॉस जो है वो अपनी सैलरी, अपना प्रॉफिट, ये सारी चीजों पर ही फोकस रहता है। लेकिन एक जो लीडर होता है वो ये सोचता है कि कैसे मेरे साथ काम करने वाले जो लोग हैं, मेरी जो टीम है, उसका ग्रोथ कैसे हो सकता है। राइट, जब ये थिंकिंग एक बार स्टार्ट हो जाती है, जब इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, जब ये जो जनरली इम्प्रैक्टिकल लगने वाली बात जो है वो आपको जब प्रैक्टिकल लगने लगती है कि नहीं यही रास्ता है, तब जाकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अनबीटेबल हो जाती है। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में तो आप बहुत सारी चीजें जानते होंगे। राइट, जीई और हल के बीच में एक बहुत बड़ी डील भी हुई। आपको याद होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यूएसए गए थे तो जीई की एक बहुत बड़ी डील हुई। और हमारा जो तेजस फाइटर जेट है, तो तेजस का जो इंजन है, खास करके तेजस 2.0, इसके लिए जो इंजन है वो जीई सप्लाई करने वाला है। और सिर्फ सप्लाई नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट के जीई के इंजन तो हम एक लंबे समय से तेजस में यूज कर रहे हैं, लेकिन तेजस 2.0 के लिए जो इंजन है ना, जीई का जो नया इंजन है, उसको भारत में बनाया जाएगा। राइट, सो दिस इज ए बिग डील बिटवीन जीई एंड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया और भारत के बीच में अपने आप में बहुत बड़ी डील है। आई एम श्योर आप ये भी जानते हैं कि कुछ ही ऐसे देश हैं, गिने चुने देश हैं, 4 ऐसे देश हैं जो फाइटर जेट के इंजन बना सकते हैं। एक है यूएसए, देन यू हैव यूके, रशिया है, फ्रांस, एंड दैट्स इट, यू आर डन। सो फाइटर जेट का इंजन बनाना, जेट इंजन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब एक देश इतनी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को शेयर कर रहा है तो यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है। राइट, तो जनरल इलेक्ट्रिक की बात आई तो मुझे लगा कि एक छोटा सा टॉपिक जो है वो मोटिवेशन के साथ साथ कवर किया ही जा सकता है। राइट, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जैक वेल्च जो है वो कितने बड़े लीडर हैं। जनरल इलेक्ट्रिक के लीडर का मतलब होता है कि आप एक बहुत ही ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, लेकिन बहुत ही भले इंसान भी है वो। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी हैव 5 टॉपिक्स ऑन आवर टेबल, तो क्विकली इसको देख लेते हैं। एक है पेटेंटली एविडेंट, ये एआई और पेटेंट के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर आईपीसी की जगह पर आने वाला है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। और यहां पर डॉक्टर्स जो हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के साथ क्या चीजें चेंजेस की गई है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। वेल डन क्लास, हमारे देश में जो सेकेंडरी लेवल 12th के बाद जो एक ड्रॉप आउट होता था, सॉरी नॉट 12th बट 10th के बाद जो ड्रॉप आउट होता था बच्चों का, स्कूल में से निकल जाते थे, तो ये ड्रॉप आउट रेट में एक बदलाव हमें देखने को मिला, अच्छा बदलाव देखने को मिला है। मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो भारत काफी आगे निकल रहा है इसमें, विच इज अ गुड थिंग, गर्व की बात है हमारे देश के लिए। एंड देन वी हैव शर्म की बात हमारे शहरों के लिए। जो हमारी म्यूनिसिपालिटीज हैं वो आज भी हमारे शहरों को उस लेवल तक नहीं ले जा पाई है जहां पर हमारे शहर जो है वो होने चाहिए थे। तो दोस्तों, पेटेंटली एविडेंस से शुरुआत करते हैं। कोर्ट्स इन द वेस्ट आर राइट to reject claims that AI can be granted patents, but more regulation gaps remain. यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है, मीन्स अगर आपने वो वाला वीडियो मेरा देखा है जो अभी स्टडी ग्लोज पर लॉन्च हुआ था कि मिस्टर ट्रंप जो हैं उनके लिए लीगल ट्रबल्स और ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसमें मैंने यूएसए की जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक्सप्लेन की है, एक ब्रीफ उसका दिया है। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, वैसे यूके में भी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, लेकिन यूएसए में अलग अलग राज्यों की सुप्रीम कोर्ट होती है। वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा एक बार। लेकिन आज का जो टॉपिक है, इट्स अबाउट एआई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके जो है उसने ये डिसीजन लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पेटेंट इन्वेंशन जो है वो नहीं कर सकता। इन द सेंस कि अगर कोई नई पेटेंट, कोई नई चीज जो है, कोई नया इन्वेंशन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर रहे हैं तो फिर आप उसको पेटेंट नहीं करवा सकते। राइट, यूएसए और यूरोपियन कोर्ट्स ने भी कुछ इसी प्रकार के डिसीजंस जो हैं वो डिलीवर किए हैं। और बेसिकली यहां पर कोर्ट ये कहना चाहती हैं कि जब कोई इंसान या फिर कोई कंपनीज, कोई पब्लिक रिसर्च इसमें इन्वॉल्व है, किसी पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस
या फिर ऐसी कोई पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है, तभी जाकर आप कह सकते हैं कि भाई ये इन्वेंशन हुआ है, और तभी उन चीज़ों को आप पैटर्न जो है वो करवा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वाई कैन ए मशीन क्रिएटिंग मटेरियल नॉट बी एन इन्वेंटर? दैट इज एआई रिसर्चर स्टीफन थालर्स कैंपेन। स्टीफन थालर जो है वो ये कैंपेन कर रहे हैं कि भाई एआई के माध्यम से अगर कोई नई पैटर्न मैंने ढूंढ निकाली है तो उसको आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि दैट इज नॉट ए पैटर्न? आप उसको रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, फ्यूचर में तो ये चीज़ होने ही वाली है कि मैन और मशीन जो है वो मिलकर काम करेंगे। तो ये अभी जो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, राइट, एक बहुत बड़ी वैली है बीच में, तो ये वैली जो है वो धीरे धीरे फ्यूचर में जाकर खत्म होगी। जो लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर्स आर्ग्यू कॉपीराइट शुड बी अलाउड टू एनीथिंग न्यू क्रिएटेड रिगार्डलेस ऑफ हु और व्हाट वाज बिहाइंड द क्रिएशन और इन्वेंशन। जो सपोर्टर्स हैं इस बात के, या फिर जो स्टीफन के सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं, कोई नया रास्ता निकालते हैं, तो उसको पैटर्न जो है वो मिलने ही चाहिए। सपोर्टर्स ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो पैदा होते हैं कि फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसको लेकर जो लॉज हैं अभी भी वो क्लियर नहीं हुए हैं। अभी इसको रेगुलेट करने की बात चल रही है, और फिर यहाँ पर एक नई बात सामने आ चुकी है कि भाई इसको पैटेंट, इसके द्वारा बनाई गई चीज़ें जो है उसका मीन्स पैटेंट हो सके। दूसरी चीज़ ये बात भी सच है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होने लगा है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बैंकिंग, मेडिकल साइंसेज, देयर आर सो मेनी अदर्स, राइट, इनफैक्ट इलेक्शंस एज वेल। तो आने वाले समय में तो एक कॉम्बिनेशन ही रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, इंसान, हम सब मिलकर जो है कोई नई नई चीज़ जो है वो करते जाएंगे। तो इवेंचुअली कॉम्बिनेशन ही आएगा। लेकिन एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं लायबिलिटी गैप। ये चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नई पैटेंट, नई चीज़ जो है वो आपने इन्वेंट की, राइट, ये नया इन्वेंशन हुआ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स। अब स्टार्टिंग के टाइम पर तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, लेकिन कुछ समय के बाद अगर ये जो नई चीज़ है, इट कैन बी एनीथिंग, अगर इस नई चीज़ की वजह से माल फंक्शंस होने लगे, वो नई चीज़ जो है वो बिगड़ने लगी, या फिर जो यूजर्स हैं उनको इंजरीज होने लगी, तो क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर केस करोगे? केस करोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक मशीन है, इट्स एन आर्टिफिशियल थिंग, तो वो आपको कैसे कॉम्पनसेशन ये सारी चीज़ें देगा? जब आप केस करोगे तो आप जो व्यक्ति है उस पर करोगे, या फिर उस कंपनी पर करोगे जिस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, इजंट इट? तो दिस इज द थिंग। ये एक सॉलिड बेस बनता है कि लायबिलिटी गैप जो है इसका क्या मीन्स। एक जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना, उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रवि शंकर प्रसाद, हमारे आईटी मिनिस्टर भी थे और इसके साथ साथ ही वो लॉ मिनिस्टर एज वेल, तो उन्होंने एक बहुत ही मस्त बात बताई थी। ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार हैं, या टेस्ला की जैसे कार्स आती है वैसी कार्स के बारे में वो कह रहे थे कि लेट्स से कि आप अपनी कार लेकर कहीं पर जा रहे हैं और आपकी कार में कुछ माल फंक्शन हुआ, कुछ गलती हो गई, व्हाटएवर, कुछ ग्लिचेस आई, और इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और एक महिला जो है लेट्स से उसकी मृत्यु हो गई, राइट, समवन डाइड बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट। तो आप किस पर केस करोगे? आप कार नहीं चला रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो कार चल रही थी, तो आप किस पर केस करोगे? वो कह रहे थे एज ए लॉ मिनिस्टर मीन्स और एज एन आईटी मिनिस्टर मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि भाई करे तो क्या करे इसमें। सो इस प्रकार की सिचुएशंस जो हैं वो, ये लायबिलिटी गैप जो है उसका क्या होगा? दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट, इजंट इट? डॉक्टर्स एंड रेस्ट ऑफ अस। न्यू क्रिमिनल कोड गिव्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लाइटर पनिशमेंट फॉर एक्ट्स ऑफ नेग्लिजेंस। दिस नीड्स ए रीलुक। ये जो नया लॉ आया है, तो इसमें जो नेग्लिजेंस है, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, डॉक्टर से लेट्स से नेग्लिजेंस है, उनकी गलती हो जाती है, और गलती इज मीन्स नेग्लिजेंस जो है इट इज नॉट ए सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। नेग्लिजेंस यानी कि आपकी लापरवाही की वजह से कुछ हुआ है, तो इसमें एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत है। अब भारतीय न्याय संहिता जो है इट विल रिप्लेस आईपीसी एज वी ऑल नो, और लोकसभा में इसको पास किया गया, राज्यसभा में इसको पास किया गया, और फाइनली ये बिल जो है वो बेसिकली 12 दिसंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर लोकसभा राज्यसभा में से पास हो गया, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो फिर बीएनएस जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। अब ये जो नया वर्जन है, तो इस नए वर्जन में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को लेकर कुछ अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। जनरल अगर कोई लेट्स से रैश और नेग्लिजेंट एक्ट अगर आपने किया इन जनरल, तो इसमें किसी की मृत्यु हुई इसकी वजह से, तो 5 साल की सजा है, या फिर 5 मैक्सिमम, राइट, जेल टर्म जो है 5 साल तक की है, और इसमें फाइन भी है।
लेकिन अगर मेडिकल नेग्लिजेंस है तो इसको डाइल्यूट किया गया है, इसमें 2 साल और फाइन जो है वो है। तो पहले ये भी ज्यादा हुआ करता था लेकिन इसको कम किया है। रेगुलर नॉर्मल जो नेग्लिजेंट एक्ट है तो उसमें 5 साल, लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस है तो इसमें 2 साल की सजा। तो ये चीज की है। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस जो हैं उसको अगर हम रेफर करें तो फिर ये मेडिकल नेग्लिजेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। एक बहुत ही फेमस केस जो है दैट इज जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब डॉक्टर्स जो हैं उनको ऑलरेडी प्रोटेक्शन मिलता है, राइट। डॉक्टर्स वर गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम इवन फाइलिंग ऑफ केसेस ऑन अकाउंट ऑफ द स्पेशलाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन मेडिकल प्रोसीजर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्राइवेट कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर जो है अगर वो कहेगा कि भाई चलो आपने जो कहा है वो सही है, उनका ओपिनियन अगर आपके साथ मैच करेगा तब जाकर पहले प्राइवेट कंप्लेंट होगी, राइट। और उसके बाद भी अलग मेडिकल ओपिनियन जो है वो लिया जाएगा। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो एक दूसरी मेडिकल टीम से अपने ओपिनियंस लेंगे, उनसे ओपिनियन लेंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि नेग्लिजेंस की जब भी बात आती है तो केस करना भी मुश्किल है और केस को सक्सेसफुली चलाना या फिर प्रोसिक्यूट करना जो है वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बट यहां पर एक चीज जो है वो समझने की जरूरत है कि देखिए गलती सभी से हो सकती है, राइट। जो मेडिकल प्रोफेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है और जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं वो वही चाहते हैं कि अपने पेशेंट का भला हो। मीन्स कौन ऐसा चाहेगा कि वो पेशेंट का अच्छा ना करे? कौन सा ऐसा डॉक्टर होगा जो अपना मीन्स जो कॉमन सेंस वाला डॉक्टर होगा वो अपना नाम बिगाड़ना चाहेगा? कोई भी नहीं। हर कोई चाहेंगे कि भाई उनको भी और ज़्यादा पेशेंस मिले और ज़्यादा मीन्स वो पेशेंट की सेवा कर सके, उनकी वो ठीक कर सके, राइट। अब बदले में उनको पैसे भी मिलते हैं लेकिन उन्होंने बलिदान भी इतना दिया है। तो सी इट्स नॉट दैट इजी टू बिकम ए डॉक्टर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, नंबर 1। नंबर 2 कि गलती सबसे हो सकती है, राइट। मिस्टेक्स जो होती हैं तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। लेकिन नेग्लिजेंस का मतलब क्या है कि आपकी सिस्टम जो है वो खराब है। ऐसे सिस्टम है जिसकी वजह से इस प्रकार के केसेस, फॉर एग्जांपल अगर आपने कबीर सिंह फिल्म देखी है तो उसमें जो चीजें बताई है ना दैट इज नेग्लिजेंस, राइट। भले वो बंदा कितना मीन्स उसके कैरेक्टर को हम जज नहीं कर रहे हैं, राइट, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म है, नो डाउट। शाहिद कपूर की एक्टिंग बहुत ही सही रही उसमें, राइट। कंपेयर टू कियारा आडवाणी से भी मुझे ये शाहिद कपूर की एक्टिंग बहुत ही इंटेंस लगी। वो रेड्डी जो फिल्म थी, आई थिंक रेड्डी, अब मुझे नाम नहीं पता, लेकिन साउथ की एक फिल्म थी जिसकी ये रीमेक है। तो साउथ वाली फिल्म मैंने देखी नहीं है, मैंने यही फिल्म देखी है। बट एनीवेज, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द फिल्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसमें कुछ सीन्स ऐसे आते हैं ना कि वो भाई शराब पिए हैं, 2 पैक मार के फिर ऑपरेशन कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं दैट इज नेग्लिजेंस। ये ऐसी चीजें उसने की जो गलतियां नहीं हैं। तो यहां पर सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये बीएनएस जो है उसमें नेक्स्ट मींस अमेंडमेंट जब भी आए तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि मिस्टेक और नेग्लिजेंस के बीच में एक डिफरेंस जो है बहुत ही एक थिन लाइन होती है, लेकिन इसको थोड़ा डिफाइन कर दे तो सही रहेगा। वेल डन क्लास, falling dropout ratios at secondary level are a big positive. Kids will stay in school if job market improves, right? अब एजुकेशनिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि 15 से 16 ईयर्स की जो एज होती है बच्चों की, ये एक हाई रिस्क वाली एज होती है। इसमें स्कूल में से ड्रॉप आउट के रेट जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और खास करके क्लास 10 खत्म करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हमारे देश में जो जॉब छोड़ दे। तो क्लास 10 तक का और उसके बाद का अगर आप एनालिसिस करें तो आपको राइट इंडिकेटर जो है वो मिल जाएगा, राइट इंडिकेशन मिल जाएगा, राइट चीजें पता चल जाएगी। तो सरकार ने अभी लोकसभा में 4 सालों का डेटा जो है वो प्रेजेंट किया है और ये पता चला है कि ड्रॉप आउट का रेशियो जो है वो ड्रॉप हुआ है, विच इज ए गुड थिंग। नेशनल ड्रॉप आउट रेशियो जो है 2018-19 में इट वाज 28.4, ये गिरकर 20.6 हो चुका है, राइट। और इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है, एब्सोल्यूट नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। रेशियो जो है ये ड्रॉप आउट हुआ, विच इज गुड। त्रिपुरा जहां पर पहले 26.9 जितना ड्रॉप आउट रेशियो था, अब ये 3.8 हो चुका है। एमपी, आसाम, गुजरात, हर जगह पर हमें अच्छी पैटर्न्स जो है वो नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक है उसका क्रॉस कंट्री डेटा यह कहता है कि इंडिया जो है ये ओईसीडी और श्रीलंका जैसे देशों से थोड़ा पीछे है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट ज्यादा पीछे है। श्रीलंका और ओईसीडी को देखेंगे आप तो उनका जो लोअर सेकेंडरी का रेशियो है दैट इज 82.95, यानी कि वहां पर ज्यादातर बच्चे 82 से 95% बच्चे जो हैं वो आगे पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ पर यह आंकड़ा जो है वो 50% के आसपास है। और एक चीज जो है दैट इज के अगर जॉब मार्केट अच्छी रहती है तो एजुकेशन पर भी इसकी इंपैक्ट आती है। एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव के तौर पर जॉब मार्केट जो है वो काम करती है। सो दिस इज समथिंग दैट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन। देखिए हमारे यहाँ पर क्या है कि जो अगर आप देखेंगे कि हाईएस्ट जिनके पास एजुकेशन डिग्रीज हैं
तो उनमें अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ज़्यादा है। 2022-23 का आंकड़ा यह कहता है कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है दैट इज 3.2, लेकिन एजुकेशनल अटेनमेंट वाले लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो इट इज 7.3। तो समझ रहे हैं ना आपके, ऐसा है कि भाई डिग्रीज हैं, पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन उसके बाद भी जॉब नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि भाई पढ़ाई लिखाई करने का कोई मतलब नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सरकार को स्कूल्स के साथ साथ जॉब मार्केट पर भी, इकोनॉमी पर भी थोड़ा मीन्स ऐसे कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है जिससे और ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो, और उसके लिए वी नीड मोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वी नीड मोर सर्विस कंपनीज एंड थिंग्स लाइक दैट। चलो अच्छी बात अगर करें, न्यूज़ अच्छी एक कोई चीज़ है जिसमें वी आर डूइंग वेरी गुड, तो दैट इज इंडियाज मेडिकल डिवाइसेस सोर with tech innovation. New generation technology is redefining the health sector with personalized medicines and predictive diagnostics, right? दोस्तों, एक नई वेव जो है इनोवेशन की वो हमारे देश में देखने को मिल रही है हेल्थ केयर सेक्टर में, और हमारी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इकोनॉमी के साथ साथ राइट हमारे देश में इनोवेशंस भी काफ़ी हो रहे हैं, और इसकी वजह से जो मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री है तो इसमें हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्लेयर जो है वो बनते जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी रीजनेबली अच्छा हो रहा है इस क्षेत्र में। हमारे देश में बहुत सारे एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेस जो है उनको बनाया जा रहा है, बहुत सारे एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स जो है उनको बनाया जा रहा है, और जैसे मैंने बताया कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत जो है वो दुनिया का एक हब बनता जा रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो और ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा एफिशिएंट, और इनकी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज जो हैं वो और ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं। 2020 में ये सेक्टर जो है ये $11 बिलियन का था। अभी एशिया का 4th लार्जेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अगर कोई है तो ये हमारा देश भारत है। एशिया की बात हो रही है ऑफकोर्स यहाँ पर, और ग्लोबल मार्केट में हमारा आंकड़ा जो है ये 1.5% का हो चुका है। हम 6000 से ज़्यादा डिवाइसेस जो है वो बना रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक ये जो सेक्टर है ना ये 11 बिलियन से बढ़कर $50 बिलियन का हो जाएगा, विच इज़ ए वेरी वेरी गुड थिंग, राइट। बहुत ही इंप्रेसिव आंकड़े हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी कर रहे हैं, राइट, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है इस पर भी इसकी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रही है। पेशेंट्स की बात करें तो उनको राइट टाइम पर पर्सनलाइज्ड केयर जो है वो मिल जाती है। जब अच्छे हेल्थ केयर के डिवाइसेस, जो लेटेस्ट हेल्थ केयर के डिवाइसेस अगर अवेलेबल रहते हैं तो पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। और स्टार्टिंग के टाइम पर सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी प्राइस जो है वो कम होती जाती है। जैसे मास प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो कम हो जाती है। एंड वी हैव सीन दिस थिंग, राइट। ये जो घुटनों के ऑपरेशन के बारे में आपने सुना होगा कि अमेरिकन घुटना डलवाएंगे तो ये कोई 2 लाख का आएगा, जर्मनी का डलवाएंगे तो 1 लाख का आएगा, और भारत का डलवाएंगे तो 15,000 का आएगा। तो पहले ये डिफरेंसेस हुआ करता था। तो फिर डॉक्टर को पूछेंगे कि भाई मेन डिफरेंस क्या है, तो कहेंगे भाई क्वालिटी जो है वो सबसे बेस्ट अमेरिका की है, उसके बाद जर्मनी है, और उसके बाद इंडिया की है, कौन सा डालना चाहते हैं आप। तो जिनके पास पैसे थे वो अमेरिकन घुटने डलवाते थे, जिनके पास पैसे नहीं थे तो वो इंडियन डलवाते थे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी नहीं है, अब कम दाम में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो भारत भी बना रहा है। सो दिस आर सम गुड थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन नाउ डियर फ्रेंड्स। अलग अलग जो ग्लोबल एंटिटीज है ना, तो उनके साथ हमारे देश की कंपनीज की पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, नॉलेज एक्सचेंज हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है, इस सेक्टर में काफ़ी सारी जॉब्स जो है वो भी जनरेट हो रही है, राइट। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रेंड या फिर टेक्नोलॉजी, इट्स मोर अबाउट पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है कि अब हमारी थिंकिंग जो है वो एक अलग लेवल की हो चुकी है, राइट। पहले ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, लेकिन अब हम इसको मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, और इसमें भी अच्छे बनने लगे, डिज़ाइन करने लगे, इसको मैन्युफैक्चर हमारे देश में ही करने लगे हैं। तो यू कैन इमेजिन के वी आर डूइंग रियली रियली गुड हियर, ठीक है। Now, dear friends, we have cyclone Michaung exposed India's colossal municipal failure. ये जो साइक्लोन आया ना, साइक्लोन मिचांग, 4 और 5 दिसंबर को चेन्नई में तबाही मचाई, उसके बाद 5 और 6 में कोस्टल आंध्र प्रदेश जो है तो यहाँ पर काफ़ी सारा नुकसान हुआ। ओडिशा जो है, ओडिशा में आज से लगभग 30 साल पहले एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, और उस साइक्लोन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। उसके बाद ओडिशा ने जो लेसन सीखा और जो ओडिशा ने परफॉर्मेंस किया, लोगों को तो जो ऐसी चीज़ें होती है ऐसी जगहों से तो हार्म्स वे में से ओडिशा की सरकार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो निकाल ही लेती है, और सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया है कि प्रॉपर्टी और इन सारी चीज़ों का नुकसान होगा, लेकिन लोगों को मरने नहीं देगा। तो ओडिशा जो है वो इस
पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, खास करके साइक्लोन्स को मैनेज करना, तो राइट, तो ओडिशा से पूरे देश जो है उसको बहुत सारे लेसन जो है वो सीखने को मिल सकते हैं. Besides loss of property and people, life gets paralyzed for days together, especially in low-lying areas. हमारे देश में, और when I say देश, I mean to say हमारे शहरों की बात करें, इस शहर को हुआ क्या है, कहीं राख कहीं धुआं. ये जो हमारे शहर है ना, हमारे सिटीज, जब भी बारिश आती है, अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और फिर छोटे छोटे शहरों की टीयर 2 सिटीज की बात करें, टीयर 3 सिटीज की बात करें, मैं रहता हूं राजकोट में, तो यहां पर भी ऐसा हो जाता है. जब बारिश आ जाती है बहुत ज्यादा, तो जो मेन रोड्स हैं आप उनको क्रॉस कर ही नहीं सकते, वहां पर जा भी नहीं सकते. बीएमडब्ल्यू और बड़ी बड़ी कार जो हैं, एंडेवर नहीं चल सकती. ऐसी सिचुएशन हो जाती है. और ऐसा नहीं है सिर्फ राजकोट की बात है, हर शहर की यही सिचुएशन है. अहमदाबाद में भी ये हो जाता है, बड़ौदा में, सूरत में, और दूसरे राज्यों के दूसरे ऐसे शहर जो हैं वहां पर भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, हर साल देखने को मिलती है. तो हमारे शहर में जब भी ज्यादा बारिश होती है, तो खास करके लो लाइंग एरिया, जहां पर कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए था, जहां पर रेसिडेंशियल सोसाइटीज बननी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन वहां पर बना दी, वहां पर परमिशन दे दी. जिन्होंने परमिशन दी अब तो वो शायद रिटायर भी हो गए. जो पॉलिटिशियन उस समय पर थे, जिन्होंने बहुत पैसे कमा लिए, वो भी अब या तो गवर्नर बन गए, या तो देश छोड़कर चले गए, या फिर जी रहे मस्त, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो हमारे जो शहर हैं उनकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, और इसकी वजह से जो गरीब व्यक्ति हैं, जो एक साधारण इंसान है, उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है. अभी लास्ट मीन्स नॉट लास्ट, इनफैक्ट 2023 की ही बात है. आप अगर आपके कोई भी रिश्तेदार जूनागढ़ में रहते हैं, गुजरात का है जूनागढ़, इफ यू नो एनीवन हु इज लिविंग इन जूनागढ़, आप उनको पूछिएगा कि 2023 में आपके वहां पर कैसी बारिश आई थी, क्या ऐसी बारिश कभी जूनागढ़ ने देखी है? कभी नहीं. तो कितने सारे लोग जो हैं उनके घर हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गए. घर के अंदर पानी, फर्स्ट फ्लोर तक पानी है, टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, आपका फ्रिज, आपका किचन पूरा, राइट, ग्राउंड फ्लोर पूरा जो है वो पानी पानी हो गया. अब कितना भी अच्छा बंगला आपके पास क्यों ना हो, आप उसको फिर से रिपेयर करवाना पड़ेगा, कितने सारे पैसे जो हैं वो खर्च करने पड़ेंगे. जस्ट इमेजिन, आपकी कार जो है वो डूब गई, तो कितना नुकसान जो है वो सिर्फ एक ही दिन में आपका जीवन जो है वो तबाह हो जाता है. जस्ट इमेजिन. और हमारे देश में चलो कार का इंश्योरेंस है, वो शायद आई डोंट थिंक सो कि वो कार कंपनी जो है वो इसका इंश्योरेंस भी पास करेगी, लेकिन फॉरगेट अबाउट कार. जस्ट इमेजिन कि आपका घर जो है उसका, तो हमारे यहां पर तो घर का इंश्योरेंस ही नहीं रहता है. सो दिस आर द थिंग्स. तो इंडियन सिटी रोड्स जो होते हैं उसके बारे में आप जानते हैं ना, हमारे शहर जो हैं, हमारे शहर या फिर आप हाईवेज की भी यही सिचुएशन है कि एक बारिश बस काफ़ी है, और हमारे जो रोड्स हैं वो फुल ऑफ पॉट होल्स हो जाते हैं. बहुत ही कमज़ोर रोड्स बनाए जाते हैं. क्या ऐसा है कि हमें रोड्स बनाना नहीं आता? आई वॉज टॉकिंग विथ वन ऑफ माई कजिन, तो वो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स रखते हैं सरकार के, इंडियन रेलवे का काम करते हैं वो. तो हम एक दिन जा रहे थे कहीं पर, तो आई वॉज आस्किंग हिम कि भाई ये, वो मुझसे बड़े भैया हैं, तो आई आस्क्ड हिम कि भाई ये हमारे यहाँ पर रोड्स ऐसे क्यों होते हैं, मीन्स वो कंस्ट्रक्शन लाइन में वो रोड नहीं बनाते, बट ही वॉज टेलिंग मी कि इसमें इतना करप्शन है कि आप सोच ही नहीं सकते. ही वॉज टेलिंग मी कि भाई इतना करप्शन है, वरना हम दुनिया के बेस्ट रोड्स बना सकते हैं, लेकिन करप्शन इतना है इसकी वजह से. तो दिस इज अ रियलिटी. जब रोड्स बनते हैं तो कितने सारे लोगों को पैसे खाने का मौका मिलता है, और जितनी बार नए नए रोड्स, आप एक रोड बनाया फिर उसको फिर से रिपेयर का काम निकलेगा तो उसमें पैसे मिलेंगे, फिर से उसके मेंटेनेंस का काम, फिर से कुछ नया काम निकलेगा, तो मिलते ही रहेंगे, राइट. तो उनके लिए इट्स लाइक जो कहते हैं ना हम कामधेनु, इट्स लाइक दैट कि हर रोज आपको दूध मिलता ही रहता है उस गाय से. कामधेनु की कहानी आपको शायद पता होगी. तो इस प्रकार से ना, जब भी करप्शन की बात आती है तो हम बड़ी जो गन डील्स होती हैं और बड़े इंपोर्ट्स जो होते हैं तो उसमें करप्शन होते हैं, उसकी बात करते हैं. लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जो करप्शन की बात होती है, मीन्स उतनी ज्यादा बातचीत जो है वो हम नहीं होती, उस पर लोगों को पता है, लेकिन वी आर नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन एज ए सिटीजन. यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में जैसे हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वैसे वहां पर काउंटीज हैं, और जो काउंटीज होती हैं तो उनके पास टैक्स के पावर्स होते हैं. आप सेंट्रल लेवल का टैक्स पे करते हैं, स्टेट लेवल का करते हैं, और काउंटी टैक्सेस भी आप पे करते हैं. आपकी जो प्रॉपर्टी होती है तो उस पर टैक्स, अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं भी है, लेकिन अगर आपके पास कार है तो आप कार का भी टैक्स जो है वो काउंटी आपसे कलेक्ट करेगी. एंड दिस इज द रीजन कि यूएसए में लोगों को अच्छे रोड्स, रेगुलर क्लीन वाटर, राइट, वहां पर आपको अलग से यहाँ पर कैंगन और फेंगन और जो भी अलग अलग कंपनीज है वो सारी चीजें आपको लगवानी नहीं पड़ती है, राइट. वहां पर किचन का जो नल होता है वहां पर ही आपको पीने लायक पानी जो है वो 24/7 मिलता रहेगा.
और जब भी बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है तब हमने देखा है ना कि बड़े बड़े जो जेसीबीज जो होते हैं ऐसे लेकर वो स्पेशल ऐसे होते हैं, पहले तो नमक छिड़का जाता है, जो नमक जो होता है ना रेगुलर, नॉट ऐसा आयोडीन वाला नहीं, रेगुलर जो नमक होता है रो, तो ऐसा रो सॉल्ट जो होता है तो इसको छिड़का जाता है। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ये बर्फ बर्फ की वर्षा होती है तो फिर स्नोफॉल होता है तो फिर ट्रक से इनको हटाया भी जाता है। स्विट्जरलैंड और कैलिफोर्निया दोनों जगह पर ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना तो उसके लिए वोटिंग होता है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो फिर वोटिंग होगी उस पर, और जितने वोट्स मिलेंगे तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स जो है वो करेंगे, क्योंकि वहाँ की म्यूनसिपैलिटीज जो है वो आपसे फिर उतने टैक्सेस भी लेती है, लेकिन टैक्सेस देने में आपको मीन्स मजा आएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको उस हिसाब की फैसिलिटीज मिलती हैं, टॉप क्वालिटी की फैसिलिटीज मिलती हैं, राइट। आप जैसे हम देखते हैं ना कि 5 स्टार होटल्स, तो वैसे ये सारे शहर जो हैं ये 5 स्टार शहर हैं। वहां पर आप जाएंगे यू विल जेन्युइनली फील कि नहीं यहाँ पर आज़ादी है। वहां पर आप सिटी के जो हेड हैं तो अगर उनसे गलती हुई है तो आप उनको कह सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो एक अलग ही लेवल चल रहा है। तो हमारे जो म्यूनसिपल काउंसिलर्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाना, नेशनल और स्टेट लेवल के पॉलिटिक्स में तो हम बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन लोकल लेवल का जो पॉलिटिक्स है इस पर हमारी नज़र नहीं रहती। जो कहते हैं ना कई बार क्या होता है दूर की चीज़ें नज़र आती है लेकिन नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती है। तो वी नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग एज वेल। हमने हमारी पंचायत को तो एम्पावर्ड किया, लेकिन आज भी म्यूनसिपालिटीज जो है ना दे आर नॉट एम्पावर्ड, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि सारे पावर सीएम के पास हैं। जो मेयर होते हैं उनके पास कोई पावर ही नहीं है, और सारे डिसीजन जो हैं वो स्टेट लेवल पर पार्टी लेती है, वही चीज़ें मेयर को फॉलो करनी है। तो ये सिस्टम जो है वो चेंज होने की ज़रूरत है, राइट। और पैसों की कमी रहती है। चलो मुंबई जैसी जो कुछ ऐसी होती है जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं म्यूनसिपालिटीज, लेकिन बाकी की म्यूनसिपालिटीज के पास उतने पैसे भी नहीं रहते हैं। यूएसए ने म्यूनसिपल बॉन्ड्स लॉन्च किए कि लोग जो हैं वो बॉन्ड्स खरीद कर ये पैसे जो हैं वो म्यूनसिपालिटीज यूज करें। हमारे यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया लेकिन अभी भी लोग इसमें कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, राइट। और हमारे यहाँ पर मीन्स हर एक जगह पर ऐसा है, दो शहरों के प्रॉब्लम्स अलग हैं, दो शहरों की जियोग्राफी अलग है, उसकी टोपोग्राफी अलग है, राइट। ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो उसमें अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग आपको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। वी डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट चेंजेस जो हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। मुझे लगता है सबसे बेस्ट सिस्टम यही होगी कि जो शहर के मेयर हैं उनको ऑटोनोमियस पावर दिए जाए, वो चीफ मिनिस्टर या फिर जो पार्टी है वो नहीं, राइट। उस शहर के लोग जो हैं वो मेयर को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट इन द सेंस इलेक्ट करें, और मेयर लेवल पर ही सारे डिसीजंस जो हैं वो अगर लिए जाएं तो फिर देखिए मेयर जो होगा ना वो आपके शहर का ही होगा। आई विल बी डॉटर ऑफ द सॉइल या फिर सन ऑफ द सॉइल, तो वहां से ही मीन्स आपके शहर के होंगे, उसका परिवार वहां का है, रिश्तेदार वहां के हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे शहर में जाकर कोई कर, वो आपके ही शहर में रहकर आपके शहर को अच्छी तरीके से जानने वाला इंसान होगा वो, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। वो फिर मुंह भी छुपा नहीं सकता। तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स हैं लोकल मेयर और पावरफुल मेयर हो तो। सो दिस, और फिर रिक्रूटमेंट भी उस हिसाब से होगी कि कोई सेंट्रल का या फिर स्टेट का अगर कोई ऑफिसर है तो उसको शहर में डिप्लॉय किया गया है तो फिर वो मेयर को रिस्पॉन्सिबल रहे। ऐसा ना हो फिर कि पावर का क्लैश कि वो सीएम को जवाब दे, तो एक शहर के अंदर 2 बॉसेस, इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो सकती। सो सिस्टम जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसी सिस्टम्स चेंज होती है तो हमारे शहर जो हैं वो भी डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और एक और चीज़, राइट टू रिकॉल की सिस्टम भी होनी चाहिए कि अगर कोई एमपी या फिर मेयर हैं या फिर हमारे एमएलए हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको वापस बुला लेना। राइट टू रिकॉल, ग्रास रूट लेवल पर ही लोग अगर उनको वापस बुलाना चाहते हैं, उनका परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो अगर वो वापस आ जाएं तो फिर मीन्स इनको टोज पर रखा जा सकता है। लोग जो है वो जेन्युइनली मेक श्योर कि भाई वो मीन्स कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर वापस बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्ट हो गए तो 5 सालों तक आपका राज चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं, ऐसे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। एज यू कैन सी मी हियर, राइट। ये लेक्चर्स मेरे द्वारा ही डिज़ाइन किए गए हैं। सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो मैं ही डिलीवर करने वाला हूँ। सारा कॉन्टेंट, एवरीथिंग, रिसर्च एंड एवरीथिंग विल बी डन बाई मी। एंड यू कैन परचेज दिस कोर्स फ्रॉम स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। अभी इस पर 40% डिस्काउंट चल रहा है। 10+ आवर का एंगेजिंग कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, 20+ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स। अभी तक हमने 5 लेक्चर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। एंड हफ्ते के अंदर 2 लाइव सेशंस होते हैं, राइट। ये लेक्चर्स जो होते हैं वो लाइव सेशंस के फॉर्मेट में लिए जाते हैं, तो आपके क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी डिस्कस इसमें होती हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि लीडरशिप की
स्किल्स जो हैं, एक बार आपने इनको अनलॉक कर दिया, समझ लिया, और एक्शंस कैसे ली जा सकती हैं वो सारी चीज़ें सीख ली, उसके बाद ये ग्रोथ आपका जो है वो कंटिन्यूएशन चलता ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर एवरी वन ऑफ यू। कुछ 300 रुपये इसकी कीमत है, तो दिस इज़ लाइक वेरी रीजनेबली प्राइज्ड कोर्स एज वेल। So that's everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.